अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी पंजाब बोर्ड के एक और नए चैप्टर के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस चैप्टर का आगाज़ करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इस चैप्टर के अंदर खासतौर पर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से बयान किया जा रहा है। इससे पहले क्लास 9th के अंदर प्लांट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बयान किया जा रहा था। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को समझते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन का इस पहली लाइन के अंदर बयान किया जा रहा है। लिखा हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये सलाहियत हो सकती है कि वो एक नया इंडिविजुअल, एक नया जानदार बना लें या अपने जैसी कोई किस्म बना लें। अब यहाँ पर अगर हम इस बात को कहेंगे तो ये बात कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि कुछ ऐसे जानदार भी होते हैं जो अपनी नस्ल नहीं पैदा कर पाते। तो तमाम जानदारों के लिए नहीं होगा, हम मोस्ट ऑफ जानदारों के लिए ये चीज़ होगी कि वो एक नया जानदार भी बना लेती हैं या अपनी कोई किस्म भी बना लेती। लेकिन जब एक नया जानदार गेमेट्स की फ्यूजन से बनेगा, यानी कि एक मेल सेल होगा और दूसरा फीमेल सेल होगा, जब दो सेल्स आपस में जुड़ेंगे, फ्यूजन होगी दो सेल्स की, इस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जा रहा है। जो कि यहाँ पर इस तस्वीर में भी दिखाया जा रहा है कि एक तरफ फीमेल सेल मौजूद है जिसे एग सेल कहा जा रहा है, और उस एग सेल के अंदर एक छोटा सा हिस्सा इस मेल सेल का आ पहुँचेगा और इस तरह से मेल सेल फीमेल सेल के साथ जुड़ जाएगा और इस चीज़ को रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। अब सबसे पहले बयान किया जा रहा है कि किस तरह से गेमेट्स जो हैं वो बनते हैं, फॉर्मेशन गेमेट्स की किस तरह से होती है, और फिर फर्टिलाइजेशन यानी कि वो गेमेट्स किस तरह से आपस में जुड़ते हैं। लिखा हुआ है कि एनिमल्स के पास कुछ ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिन्हें गोनाड्स कहा जाता है। गोनाड्स के अंदर खास तरह के सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें गेमेट्स कहा जा रहा है। तो अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे तो मेल गोनाड्स भी होंगे और फीमेल गोनाड्स भी होंगे। मेल गोनाड्स को टेस्टिस कहा जाता है और फीमेल गोनाड्स को जो है ओवरीज कहा जा रहा है। तो टेस्टिस के अंदर जो सेल्स बनते हैं उन्हें स्पर्म्स कहा जा रहा होता है, और फीमेल के अंदर जो गोनाड्स होते हैं उन्हें ओवरीज कहा जाता है, जिनके अंदर फीमेल गेमेट्स यानी कि एग या जिसे ओवम कहा जाता है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स बयान किया जा रहा है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर गेमेट्स बनते हैं, उस प्रोसेस को गेमेटोजेनेसिस कहा जाता है। गेमेटो लफ्ज़ गेमेट्स के लिए यूज़ हो रहा है और जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन होना या बनना, यानी कि गेमेट्स का बन जाना। तो गेमेट्स का जो बनना होता है वो सेल डिवीजन के नतीजे में होगा, यानी कि सेल डिवाइड होते रहेंगे और गेमेट्स बनते रहेंगे। एक सेल हमारे पास मौजूद होगा, उसमें से 2 सेल बनेंगे, फिर उसमें से 4 सेल बनेंगे, इस तरह से सेल डिवीजन के नतीजे में गेमेट्स बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सेल डिवीजन हो रही है उसे मियोसिस कहा जाता है। मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन होती है जो क्रोमोसोम की तादाद को कम कर लेती है। इस तरह से अगर शुरुआती सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं तो गेमेट के अंदर आधे क्रोमोसोम हो जाएंगे 23। तो इस तरह से गेमेट्स के अंदर हैप्लॉइड हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि आधे नंबर में क्रोमोसोम वहाँ पर मौजूद होते हैं, जबकि बाकी सेल्स के अंदर डिप्लॉइड हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि डबल नंबर क्रोमोसोम का हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि मेल के गेमेट्स किस तरह से बनते हैं। मेल के गेमेट्स के बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाएगा, यानी कि स्पर्म का जेनेसिस होना, स्पर्म का बनना। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट्स स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये कहाँ पर होगा? टेस्टिस के अंदर ट्यूब्स मौजूद होते हैं जिन्हें सेमनीफेरस ट्यूबल्स कहा जाता है। तो सेमनीफेरस ट्यूबल्स जो आपको ये नज़र आ रही है येलो कलर से, इनके अंदर स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इसमें मदद करते हैं। जैसे कि एक हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और उसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन है वो इस प्रोसेस को, यानी कि स्पर्म के बनने को स्टिमुलेट करता है, यानी कि उसको बढ़ाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में से आता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के भी जो सामने साइड होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से आ रहा होता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन वो टेस्टिस से ही आ रहा होता है। लिखा हुआ है कि सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर जो पहले सेल मौजूद होता है वो डिप्लॉइड होता है, और उसे गेमेट मदर सेल कहा जा रहा है, यानी कि उस सेल में से आगे चल करके गेमेट्स बनने हैं। तो गेमेट मदर सेल जो मौजूद है उसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जा रहा है। तो शुरू के अंदर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मौजूद है जो डिप्लॉइड है। होगा ये कि अगर इसके पास 2 क्रोमोसोम है तो एक इस तरफ चला जाएगा, दूसरा इस तरफ चला जाएगा। तो नतीजे में जो सेल्स बनेंगे उन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाएगा। याद रखिएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले सेल्स को हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जा रहा है। हैप्लॉइड का मतलब कि उसके अंदर क्रोमोसोम्स हाफ मौजूद होंगे। मियोसिस का भी ये ध्यान में रखिएगा कि मियोसिस के 2 हिस्से होते हैं। तो मियोसिस 1 के नतीजे के अंदर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं,
और जब मियोसिस 2 होगी उस प्रोसेस में फिर स्पर्मेटिड्स जो है वो डेवलप होंगे। अब स्पर्मेटिड्स जो है ये इमेच्योर स्पर्म्स हैं, यानी कि जिनके अंदर फ्लैजिला वगैरह मौजूद नहीं है। यही स्पर्मेटिड्स आगे ग्रो होंगे, तो जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये मोटाइल बन जाएंगे, यानी कि इनके अंदर फ्लैजिला भी डेवलप हो जाएगी। तो एक प्रॉपर स्पर्म का स्ट्रक्चर फिर बाद में हमें देखने को मिलेगा जो कि स्पर्मेटिड से ही बनेगा। फिर बयान किया जा रहा है कि फीमेल गेमेट्स का बनना। अगर हम बात करेंगे ओजेनेसिस का कि ये कहाँ पर हो रहा होता है, तो ओवरी के अंदर कुछ छोटे से हिस्से मौजूद होते हैं जो फ्लूइड फिल्ड होते हैं, जिनके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। तो उन छोटे से हिस्सों को फॉलिकल्स कहा जाता है। एक हार्मोन आता है जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में से आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से आएगा। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नतीजे के अंदर फॉलिकल्स के अंदर फिर एग की यानी कि ओवम की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉलिकल के अंदर सबसे पहले जो सेल मौजूद होता है वो होता है गेमेट मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होता है। और गेमेट मदर सेल को प्राइमरी oocyte कहा जाता है। इस प्राइमरी oocyte के अंदर गेमेट मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 में 2 तरह के सेल्स बनेंगे और एक सेल को कहा जाएगा सेकेंडरी oocyte, जो कि लार्जर सेल होगा, और दूसरे सेल को फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाएगी, जो कि स्मॉलर सेल होगा। लार्जर सेल का मतलब उसके पास ज़्यादा जो है साइटोप्लाज्म का हिस्सा मौजूद होगा, अनइक्वल समझ ली डिवीजन हुई है। और फर्स्ट पोलर बॉडी जो होगा उसके पास स्मॉल पोर्शन में साइटोप्लाज्म मौजूद होगा। आगे चल करके ये पोलर बॉडीज जो है ख़त्म हो जाती हैं। तो पोलर बॉडी बस इसलिए बनती हैं ताकि जो सेकेंडरी oocyte है उसका स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा हो सके। मियोसिस 2 जब होगी तब सेकेंडरी oocyte जो है वो फिर डिवाइड होगा और एक सेल जो है वो एग बनेगा और दूसरा सेल जो है वो सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्राइमरी oocyte मौजूद है जो कि डिप्लॉयड है। इसमें से एक सेल बना जो कि था सेकेंडरी oocyte और एक सेल बना जो कि था फर्स्ट पोलर बॉडी। उसके बाद हमारे पास ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी ये भी डिवाइड होगा, 2 और पोलर बॉडी बनाएगा। उसके अलावा ये सेकेंडरी oocyte भी डिवाइड होकर के एक और पोलर बॉडी बनाएगा। तो टोटल 3 हमारे पास पोलर बॉडीज़ बनती है, लेकिन ये सारी की सारी ख़त्म हो जाती है क्योंकि इनके पास न्यूट्रिएंट्स भी कम होते हैं, साइटोप्लाज्म भी कम होता है और सिर्फ एक सेल जो है वो सर्वाइव कर पाता है, जो कि एक डेवलप होता है, जो कि आगे चल करके फर्टिलाइज करेगा। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके नतीजे के अंदर मेल सेल और फीमेल सेल जो हैं वो आपस में फ्यूज़ होते हैं और वो आपस में जब जुड़ जाते हैं तो एक सेल बनता है जिसे जाइगोट कहा जाता है। याद रखिएगा कि मेल जो है वो हेप्लॉइड सेल है, यानी मेल के अंदर आधे क्रोमोसोम और फीमेल के अंदर भी आधे क्रोमोसोम है। जब ये दोनों सेल्स जुड़ेंगे तो क्रोमोसोम वापसी डिप्लॉयड हो जाएंगे। अगर मेल के पास 23 क्रोमोसोम है और फीमेल के पास भी 23 क्रोमोसोम मौजूद हैं एक सेल के अंदर, तो जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगी जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉयड होगा। उसके अंदर 46 क्रोमोसोम मौजूद होंगे, 23 मेल की तरफ से और 23 फीमेल की तरफ से आए हुए होंगे। अब इंसानों के बारे में लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रही होती है, फीमेल बॉडी के अंदर। आमतौर पर जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो रही होती है। मैमल्स के अंदर भी, रेप्टाइल्स के अंदर भी और बर्ड्स के अंदर भी फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रही होती है। जो पानी में रहने वाले जानदार होते हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रही होती है। अब मामला इस तरह से होगा कि जो एग सेल है ये ओवरी में मौजूद होता है। ओवरी इस तरह से दिखती है। ओवरी के साथ एक और ट्यूब कनेक्ट होती है जिसे फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। तो ओवरी से निकल करके एग जो है फेलोपियन ट्यूब में चला आता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। तो ओव्यूलेशन के दौरान एग जो है इस ट्यूब में जो ओवरी के साथ कनेक्टेड है फेलोपियन ट्यूब, वहाँ पर एग मौजूद रहेगा। अब ये होगा कि स्पर्म जो है वो भी एग की तरफ आएगा क्योंकि कुछ केमिकल सिग्नल्स जो हैं वो एग में से या सराउंडिंग सेल्स में से निकलेंगे। फिर स्पर्म का एक ऊपर का हिस्सा होता है जिसे एक्रोसोम कहा जाता है। एक केप लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पर्म के ऊपर इस तरह से स्ट्रक्चर मौजूद होता है, तो इस स्ट्रक्चर को एक्रोसोम कहा जाता है। एक्रोसोम में से कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिन्हें एंजाइम कहा जाता है। इन एंजाइम्स का काम ये होगा कि एग के ऊपर कुछ लेयर्स मौजूद होंगी, ये उन्हें तोड़ देंगे ताकि स्पर्म जो है वो एग के पास जो है आ सके। फिर एग जो है और स्पर्म जो है उनकी मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाती है, जिसके नतीजे के अंदर फिर मामला ये रहेगा कि एग की जो आउटर लेयर्स थी वो बाकी स्पर्म्स को अलाउ नहीं करती, तो सिर्फ एक स्पर्म जो है वही दाखिल हो पाता है। फिर जब दोनों की मेम्ब्रेन्स आपस में जुड़ चुकी होंगी, स्पर्म का बस अब न्यूक्लियस जो है वो एग के अंदर दाखिल होगा। फिर दोनों के न्यूक्लियस आपस में जुड़ करके एक जाइगोट जो है बना लेंगी जो कि डिप्लॉयड होगा। तस्वीर से समझते हैं इसको कि स्पर्म जो है वो एग की तरफ आ रहा है
अब स्पर्म का जो ऊपर का हिस्सा एक्रोसोम, जिसके एंजाइम्स निकल करके इस ऊपर वाली लेयर को तोड़ने का काम करेंगे। तो एक्रोसोमल एंजाइम्स जो है फिर वो आएंगे और इस लेयर को तोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर उसके बाद स्पर्म और एग की जो मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूज़ हो जाएगी। स्पर्म की जो मेम्ब्रेन थी उसके ऊपर वाली, वो एग की ही साथ जुड़ जाएगी और बाकी जो न्यूक्लियस है वही एग में दाखिल होगा। जब स्पर्म का ये न्यूक्लियस दाखिल हो चुका होगा, फिर ये एग के न्यूक्लियस के साथ जुड़ जाएगा और अब हमारे पास जो सेल होगा वो जाइगोट कहलवाएगा, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स इंसानों में पाए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह NCERT की बुक से भी ये वाला टॉपिक आपका कवर कराया जाएगा, ताकि आप बेहतर तौर पर तमाम चैप्टर्स को समझ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।